जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। साथियों, इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि अभी आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों, पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। सिख धर्म के थे या जैन धर्म के थे या बौद्ध धर्म या जीव धर्म? किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है जैन धर्म के। ठीक है, जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। आइए थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मौर्य वंश का संस्थापक था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए। 298 ईसा पूर्व के लगभग श्रवण बेलगोला मैसूर में उन्होंने जैन धर्म के अनुसार उपवास पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिया। इसे जैन धर्म में सल्लेखना कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सूर्य सेन, जतेंद्र नाथ मुखर्जी कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल आपका राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, तो तीन व्यक्ति सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती, फिनिक्स आश्रम। तो किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो आपका जो राइट आंसर है वो है विश्व भारती। ठीक है, विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। तो किसने किया था, आइए डिटेल में समझते हैं। विश्व भारती की स्थापना वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी, जबकि गांधी जी ने गुजरात में एक आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर की थी। बाद में 17 जून 1917 को इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा। ठीक है, इन्होंने सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 तथा फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904 की स्थापना भी की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के मजदूर एकजुट हों का नारा किससे संबंधित था? दुनिया के मजदूर एकजुट हों, अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति से, जापानी क्रांति से या फ्रेंच क्रांति से? किससे संबंधित था? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है रूसी क्रांति से संबंधित था। दुनिया के मजदूर एकजुट हों। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में से दुनिया के मजदूर एकजुट हों का नारा 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित है। यह नारा कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा लिखित द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 से लोकप्रिय हुआ। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, एकात्मक प्रणाली। तो कौन भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है एकात्मक प्रणाली। ठीक है, एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखिए, एकात्मक प्रणाली भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संघीयता, मूलभूत अधिकार और सत्ता का विभाजन भारत के संविधान की विशेषताओं में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 ए के समान है? अनुच्छेद 51 ए जे, अनुच्छेद 51 ए एच, अनुच्छेद 51 ए के, अनुच्छेद 51 ए आई। तो अनुच्छेद 21 ए के समान है वह कौन सा अनुच्छेद है?
तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अनुच्छेद 51A के। ठीक है, अनुच्छेद 21 क माने के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 51A के 51 क ट के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चों या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक है, यही कहता है अनुच्छेद 21 क शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और यह अनुच्छेद 51A के अनुसार यही है, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, केवल संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य सरकार दोनों। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है संघ और राज्य सरकार दोनों अखिल भारतीय सेवा के सदस्य सेवा करते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में है। अखिल भारतीय सेवा 3 प्रकार की है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। इन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवा संघ और राज्य दोनों के लिए होती है। अधिकारी किसी न किसी राज्य को आवंटित किया जाता और प्रतिनियुक्त पर संघ की सेवा करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। किस अनुसूची में हुआ है भारत के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची में बनेगा। देखिए पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उपबंध है और दूसरी अनुसूची जो है वह संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है और तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप माने शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में या फिर गोवा में? तो जो दूध सागर झरना है साथियों वह है गोवा में स्थित है। ठीक है, तो गोवा आपका राइट आंसर होगा। दूध सागर जो झरना है वो गोवा में स्थित है और यह मांडवी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? मांडवी नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? रावी नदी, सतलुज नदी, कृष्णा नदी या ब्यास नदी? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति या नेपच्यून? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह है शुक्र ग्रह। ठीक है, देखिए शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का औसत तापमान 737 केल्विन या 464 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में 737 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 464 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती वो क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? तो कौन से मंडल में ऐसी घटना होती है जहां पे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है? वह कौन सी परत में होता है ऐसा? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह है समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल आपका राइट आंसर होगा। देखिए समताप मंडल जो है वह पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है। यह मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। व्यावसायिक जेट विमान वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल में ही उड़ान भरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर विज्ञान में टीसीपी का विस्तारित रूप है। टीसीपी का विस्तारित रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टोटल कंट्रोल प्रोटोकॉल या टेक्नोलॉजी कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल?
क्या है टीसीपी का पूर्ण रूप? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का पूर्ण रूप है। टीसीपी का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यह एक विश्वसनीय रिलिएबल संपर्क उन्मुख यानी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो दो कंप्यूटरों के मध्य संपर्क स्थापित कर डाटा के आदान प्रदान को सुगम बनाती है। ठीक है, टीसीपी यही है। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? 18%, 28%, 32% या फिर 10%? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 28%। ठीक है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए जो निर्धारित जीएसटी दर है वो 28% है। ठीक है, अगले प्रश्न क्या थोड़ा सा और देखते हैं। जीएसटी परिषद ने लॉटरी पुरस्कारों के लिए 28% समान जीएसटी दर निर्धारित की है और यह दर 1 मार्च 2020 से प्रभावी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में, नई दिल्ली, ब्रासिलिया या मॉस्को? तो एनडीबी, ठीक है, एनडीबी का मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है। ठीक है, आपका आंसर शंघाई चीन होगा। देखिए, वर्ष 2015 में ब्रिक्स समूह ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई यानी कि चीन में है। ठीक है, तो ब्रिक्स समूह ये इतने देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका, 5। ठीक है, 5 देश। अगला प्रश्न है अशोक दलवाई कमेटी संबंधित है। अशोक जो दलवाई कमेटी है वो संबंधित है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, एक मूल योजना तैयार करने के लिए, सरकारी विज्ञापन पर नजर रखने के लिए, आभूषण पर लगी केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुद्दे को सुलझाने के लिए या फिर भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के तरीकों को सुझाने के लिए? क्या है अशोक दलवाई कमेटी? तो अशोक दलवाई की अध्यक्षता में ही एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें कहा गया कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक मूल योजना तैयार करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है फर्स्ट आंसर, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने हेतु खाका तैयार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अशोक दलवाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। केंद्र सरकार ने अपने बजट भाषण वर्ष 2016-17 में वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो सचिव अशोक दलवाई की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन LOC, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सक्सेस? तो जो कारगिल की लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, जुलाई 1999 में पाकिस्तान के विरुद्ध तत्कालीन जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले तथा अन्य स्थानों पर नियंत्रण रेखा के पास भारतीय क्षेत्रों को खाली कराने के लिए भारतीय सेना की कार्यवाही को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल उड़ान जो है में ए क्या है? इस उड़ान में ए का क्या तात्पर्य है? एविएशन, आम, एयर या फिर आस्था? क्या है ए का तात्पर्य? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है आम। ठीक है, आइए थोड़ा सा और समझते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की पहल उड़ान माने जिसे उड्डयन कहते हैं, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक में ए का तात्पर्य जो है वो आम से है। यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जो 27 अप्रैल 2017 को लॉन्च की गई थी। कौन सी योजना? उड़ान योजना। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना एवं आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? गुलमकई,
फ्रीडा, द सोशल नेटवर्क, द एविएटर। क्या है मलाला यूसुफजई की जीवनी पर जो बनी फिल्म है उसका क्या नाम है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है गुल मकई। ठीक है, उस फिल्म का नाम है गुल मकई। देखिए, मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम गुल मकई है। इस फिल्म के निर्देशक अमजद खान हैं। इस फिल्म में रीम शेख ने मलाला यूसुफजई की भूमिका निभाई है। किसने? रीम शेख ने। और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं वो अमजद खान जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, केदार जाधव या फिर कुलदीप यादव। तो कौन है जो क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय हैं? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है कुलदीप यादव। ठीक है, कुलदीप यादव क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय हैं। कुलदीप यादव 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। इस सूची में 3 हैट्रिक्स के साथ श्रीलंका के गेंदबाज लसिथ मलिंगा शीर्ष पर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? तैराकी, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट। तो जो चेरी पिकिंग शब्द है वो किस खेल में उपयोग किया जाता है साथियों? तो वो जो चेरी पिकिंग शब्द है वो बास्केटबॉल में यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे उपयोग किया जाता है यह शब्द। देखिए, चेरी पिकिंग जो शब्द है वो बास्केटबॉल खेल में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी, पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कटी मोमोटा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है बैडमिंटन। ठीक है, पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कटी मोमोटा बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ठीक है, ये है पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कटी मोमोटा बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? जापान के साथ, सेशल्स के साथ या फिर इंडोनेशिया के साथ या श्रीलंका के साथ। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है सेशल्स के साथ। ठीक है, भारतीय जो सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए जो है 2024 वो सेशल्स के साथ प्रारंभ करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोस्केम जो पोस्केम पुस्तक है के लेखक कौन है ये बताना है। मनीष मल्होत्रा जी, बेंडेल रॉड्रिक्स या फिर रोहित बल या फिर सब्यसाची मुखर्जी। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है बेंडेल रॉड्रिक्स। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। पुस्तक है पास्केम गोन्स इन द शैडोज। पुस्तक के लेखक जो हैं बेंडेल रॉड्रिक्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दशाइन जो दशाइन जिसे दशई भी कहते हैं महत्वपूर्ण त्यौहार है का सबसे लंबा और सबसे दशई जो है दशाइन जो दशई है किस देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? किस देश का? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है नेपाल। जो दशाइन या दशई जो त्यौहार है वो नेपाल देश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, दशाइन या जिसे दशई कहते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों ये थे आपके 25 क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। दशाइन जो है दशई जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में, और नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह नेपाली अश्विन माह सौर कैलेंडर में सितंबर से अक्टूबर में मनाया जाता है और 15 दिनों तक रहता है। ठीक है, तो नेपाल में दशाइन के नाम से भी जाना जाता है जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो साथियों ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन। आप कितने कर पाए हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और लास्ट में साथियों अपने कमेंट
माने स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आप कितने कर पाए हैं। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।